Hello dear student, welcome to Raja classes. Today I am going to teach you about Bihar B.Ed 2023 previous year question. तो इस वीडियो में बिहार B.Ed 2023 का क्वेश्चन पे डिस्कस किया जाएगा। यानी बिहार B.Ed 2023 में यानी पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 2019, 2020, 2021 और 2022 का टोटल वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो अगर वो आप पहले नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर देख लें। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो शुरू करते हैं। इसमें सब मैं बता दूं कि सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ये जो सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज में चला रहा हूं, जो कि पहले वीडियो डाल दिया गया है 2019, 2020, 2021 और 2022 का। तो इसमें जो प्रीवियस ईयर डिस्कस किया जाता है वो जनरल अवेयरनेस और यू कैन से कि जनरल नॉलेज का डिस्कस किया जाता है। तो क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैं पहले भी वीडियो में बताया हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कस करने से हमें ये पता चलता है कि किस टॉपिक से, किस चैप्टर से किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है 56 नंबर में कि पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित जो भी है इसको कहा जा रहा है कि कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, यानी जो सबसे पहले हुआ है ना इस तरह करके, उसके बाद जो हुआ इस तरह करके सजाना है। तो इस तरह क्वेश्चन, अगर इस तरह क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए कि वो किस ईयर में हुआ था। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे कि अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1979 में, यानी 1979 में। क्लियर है। बर्लिन की दीवार का गिरना ये आपको पता होगा कि ये 1989 में हुआ था, यानी बर्लिन की दीवार गिरा दिया गया था 1989 में। नेक्स्ट है कि सोवियत संघ का विघटन ये हुआ था 1991 यानी 1991 में। इस समय सोवियत संघ का विघटन हो गया था लगभग 10 देशों में, जो कि है 1991 यानी 1991। और उसके बाद लास्ट है रूसी क्रांति, ये हुआ था 1917 में। तो आप देख रहे हैं कि ये किस ईयर में हुआ था। तो आपको ये सब सजाना है कि सबसे पहले कौन सा घटना हुआ, उसके बाद कौन सा घटना हुआ। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो 1917 पहले घटना हुआ, तो पहला ऑप्शन यानी जो 4 नंबर जो पहले है वो आंसर होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 ऑप्शन में 4 पहले है, या तो आंसर सी होगा या डी होगा। उसके बाद है 1979 यानी 1 नंबर, तो 1 नंबर आप देख रहे हैं कि डी में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। यानी सबसे पहले जो घटना हुआ था वो हुआ था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रूस की क्रांति। उसके बाद हुआ था अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण। उसके बाद हुआ था बर्लिन की दीवार का गिरना, और उसके बाद सोवियत संघ का विघटन। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सभी क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानकारी होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्लियर है। ये थोड़ा डीप में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है 57 नंबर कि चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था। तो मेनली पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त में के जो 18 पदाधिकारी थे उसके समूह को, उसके ग्रुप को क्या कहा जाता था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीर्थ। तो याद रखना है कि चंद्रगुप्त के पदाधिकारियों के समूह को तीर्थ कहा जाता था, जो कि टोटल 18 पदाधिकारियों का समूह था। और ये आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो मौर्य वंश का स्थापना किसने किया, तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। किसके प्रयास से, तो चाणक्य के प्रयास से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की
केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। मीन्स क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या में संसाधनों का आवंटन, ये भी एक समस्या है। दूसरा है संसाधनों का इष्टतम उपयोग, ये भी एक समस्या है। और तीसरा है आर्थिक विकास, ये भी एक समस्या है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है। तो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या शामिल होता है। तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर शामिल होता है, सॉफ्टवेयर शामिल होता है और परिधीय उपकरण शामिल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। क्लियर है? तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 60 नंबर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मिसिंग है, बट इसका आंसर आपको पता होगा कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है। तो इसका आंसर आपको पता होगा कि सिलिकॉन की बनी होती है। तो याद रखना कि ये सिलिकॉन की बनी होती है, यानी कोई भी जो आईसी चिप होता है वो सिलिकॉन की बनी होती है। ये ध्यान रखना है, ये किसकी बनी होती है? सिलिकॉन। क्लियर है? तो ये याद रखना है कि आईसी चिप जो होता है वो सिलिकॉन की बनी होती है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन मिस है, तो कोई दिक्कत नहीं, आईसी चिप बना होता है सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है। तो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर का जो गति होता है, कंप्यूटर का जो स्पीड होता है, वो किस में मापा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गीगा हर्ट्ज। क्लियर है? जैसे कि होता है एमबी, जीबी, यही सब चीज़ें हैं। तो गीगा हर्ट्ज में कंप्यूटर की गति मापा जाता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है। तो मेनली यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि कीट विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर वेरी सिंपल होगा, कीड़े का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि नाम में ही है कीट विज्ञान। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। तो ये क्लियर है कि कीट विज्ञान है जिसमें कीड़े का ही अध्ययन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 कि सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। तो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है। आई होप कि इसका आंसर आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या है? सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी जानवर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सोडा वाटर, यानी सोडा वाटर के बारे में सवाल है कि जब सोडा वाटर एक बोतल खोली जाती है, मतलब जब सोडा वाटर का बोतल खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। मतलब यहाँ पर सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब सोडा वाटर का बोतल खोला जाता है तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे एक सीटी उत्पन्न होता है। आपको पता होगा कि जब सोडा वाटर खोला जाता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि सीटी उत्पन्न होती है, इसका क्या कारण है। मेनली सवाल यहाँ पर ये है, सिंपल में समझना है कि जब सोडा वाटर बोतल खोला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और आपको पता होगा कि जो उसके बाद सीटी उत्पन्न होती है, तो इसका कारण क्या है ये पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी घटते दबाव पर घुलनशीलता में कमी। मीन्स हुआ कि जैसे सोडा वाटर का बोतल खोला जाता है तो उसके अंदर जो दबाव रहता है, यानी जो प्रेशर बना रहता है, वो घट जाता है, जिसके वजह से घुलनशीलता में कमी आ जाता है। इसी वजह से सीटी उत्पन्न होता है। क्लियर है? तो आंसर यही याद रखना है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है जैव विविधता के 3 स्तर हैं। तो सवाल मेनली यहाँ पूछा जा रहा है कि जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का जो 3 लेयर है वो कौन कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुवांशिक, है ना, प्रजातियां और पारिस्थितिक तंत्र। तो याद रखना है कि जैव विविधता, जिसको इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, उसका 3 स्तर यानी 3 लेयर
कौन कौन सा है? तो आंसर होगा आनुवांशिक, प्रजातियां और पारिस्थितिक तंत्र। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन मिसिंग है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है 67। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? यानी सवाल में यहाँ पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केचुआ। तो केचुआ जो होता है, यहाँ पर कछुआ नहीं है, यहाँ पर केचुआ है। तो केचुआ जो होता है वो क्या करता है? अपने त्वचा से सांस लेता है। क्लियर है? तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होता है? तो सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो होता है वो कोशिका के किस भाग में होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है, क्योंकि कोशिका के लिए ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखना है। बाकी इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये सवाल मेनली कोशिका से पूछा गया है। तो कोशिका भी बायो का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये भी पढ़ना चाहिए। इसीलिए मैं पहले बताया हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से एक आइडिया हो जाता है कि किस चैप्टर से और किस तरह क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। क्लियर है? नेक्स्ट है कि अमीबा में भोजन का पाचन होता है। तो मेनली सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि अमीबा में भोजन का पाचन कैसे होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन रसधानी में। यानी इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? आंसर होगा भोजन रसधानी में। क्लियर है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जेसी बोस का आविष्कार है? तो जगदीश चंद्र बोस इनका पूरा नाम है। तो पूछा जा रहा है कि जगदीश चंद्र बोस यानी जेसी बोस का कौन सा निम्न आविष्कार है? तो आई होप कि इसका आंसर आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंग। तो अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंग के आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बोस। नेक्स्ट है कि परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को डैश कहा जाता है। तो सवाल पूछा जा रहा है कि परमाणु का जो कक्ष होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है उसको क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या इसी कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर है? आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ये केमिस्ट्री से सवाल है। तो यहाँ पूछा जा रहा था कि परमाणु का जो कक्ष होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप 11th-12th में पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जैसे 1s2 2s2 ये सब पढ़े होंगे, उसी से ये सवाल है। क्लियर है? नेक्स्ट है कि किस प्रकार का तत्व ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है? तो सवाल पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का तत्व ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा गैर धातु। क्लियर है? तो यहाँ पर सवाल कुचालक पूछा गया है कि किस प्रकार का तत्व ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है? आंसर होगा गैर धातु, यानी जो गैर धातु यानी अधातु जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जो धातु होता है वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है? तो सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम है जो सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केपलर का नियम। तो आपको पता होगा कि केपलर का नियम क्या है कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों के कक्षाओं का क्या करता है? कि वर्णन करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गैस को
द्रव में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है। मतलब ये पूछा जा रहा है कि किसी गैस को अगर आप द्रव में बदलना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सा स्थिति अनुकूल रहेगा। आई होप कि सवाल समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पूछा जा रहा है गैस को अगर आप द्रव में बदलना चाहते हैं तो कौन सा निम्न में से जो स्थिति है वो अनुकूल होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च दबाव कम तापमान। मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे समझना है, जैसा कि आपको पता होगा द्रव से गैस बनाने के लिए, यानी जब हमें द्रव से गैस बनाना होता है तो हमें तापमान बढ़ाना पड़ता है। क्लियर है, क्योंकि तापमान बढ़ाते हैं तो भाप बनता है यानी गैस बनता है। फिर अगर हमें गैस से द्रव बनाना है तो उल्टा करना पड़ेगा, यानी तापमान को घटाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, दबाव को बढ़ाना पड़ेगा। मीन्स क्या होगा कि जब हम लोग दबाव बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि कोई भी पदार्थ का जो अणु होता है वो उसके बीच का जो रिक्त स्थान होता है वो घटता है, जिससे कि वो करीब होता है। इस तरह से क्या होता है कि उसका अवस्था परिवर्तन हो जाता है। क्लियर है, तो याद रखना है, सिंपली यहाँ याद रखना है कि गैस को द्रव में बदलने के लिए उच्च दबाव और कम तापमान की ज़रूरत होता है। जैसे कि आप सीएनजी के बारे में जानते होंगे, सीएनजी है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी इसे भी क्या किया जाता है, कंप्रेस यानी दबाकर उच्च दाब पर इस गैस को तैयार किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्लियर है। जैसा कि आप एलपीजी के बारे में भी जानते हैं कि एलपीजी जब सिलेंडर के अंदर रहता है तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन अगर जब वो लीक करता है या फिर अब जब गैस के रेगुलेटर को ऑन कर देते हैं तो वो गैस के फॉर्म में निकलता है। तो इसका भी कारण यही है कि एलपीजी गैस को जब सिलेंडर में फिल किया जाता है, फिलअप किया जाता है, तो उसे उच्च दाब पर किया जाता है, जिससे कि वो सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में रहता है। लेकिन जैसे ही रेगुलेटर को हम लोग ओपन करते हैं तो दाब घटता है, जिससे कि वो फिर से गैसियस फॉर्म में आ जाता है। आई होप ये सवाल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है। तो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि उभयचर प्राणी किसे कहते हैं। ऐसा प्राणी जो जल और स्थल दोनों में जीवन जीता है उसे ही उभयचर प्राणी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कछुआ। तो कछुआ क्या है, वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है। यहाँ था केचुआ, 66 नंबर क्वेश्चन में केचुआ, यहाँ है कछुआ, दोनों दो चीज है। समटाइम्स बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर है, याद रखना है कछुआ क्या है कि उभयचर प्राणी यानी वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट है कि इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। सॉरी, मेनली यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो याद रखना है यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे कि आप जानते हैं www, वहाँ पर क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस रहता है, जैसे www.jio.com, www.airtel.com, इस तरह जो होता है इसी को यूआरएल कहा जाता है। उसी का फुल फॉर्म पूछा गया है। याद रखना है कि यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर है। नेक्स्ट है कि भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो सवाल पूछा जा रहा है कि भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा लाल चौधरी। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया नीली क्रांति यानी मत्स्य पालन से रिलेटेड है, तो इसके जनक कौन है। इसके जनक है हीरा लाल चौधरी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में वर्गीज कुरियन भी है। तो वर्गीज कुरियन क्या है, श्वेत क्रांति के जनक है, जिसे यानी दूध उत्पादन में जो बढ़ोतरी हुआ था उसे श्वेत क्रांति कहा जाता है। तो उसके जनक यानी उसके पिता कहलाते हैं भारत में वर्गीज कुरियन। और यहाँ ऑप्शन में है
एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन क्या है, भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन है सैम पित्रोदा। तो सैम पित्रोदा के बारे में आपको पता होगा, ये एक लेखक हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन है, यानी सवाल मेनली पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल जेकानिया। याद रखना है कि हीरालाल जेकानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। और अभी प्रेजेंट में अगर आप याद रखेंगे तो प्रेजेंट में डी.वाई. चंद्रचूड़ है। तो प्रेजेंट भी आपको याद रहना चाहिए और प्रथम भी याद रहना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉकन नौसैनिक अभ्यास। ये जो अभ्यास होता है, नौसैनिक अभ्यास, थल सेना का अभ्यास, ये सभी ये अभ्यास से क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कॉकन नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। तो याद रखना है कॉकन अभ्यास जो कि नौसैनिक अभ्यास है, ये होता है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। और भी बहुत सारा अभ्यास होता है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से पता चला है कि अभ्यास से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है। जो भी सेना का अभ्यास होता है अलग अलग देशों के बीच में, वो सभी याद रहना चाहिए। मेनली जो भारत और किसी और देश के साथ होता है तो वो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है। तो सवाल पूछा जा रहा है कि संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, मेनली यही सवाल है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। तो याद रखना है कि महोत्सव से भी सवाल पूछा जाता है। तो जो जो प्रमुख महोत्सव है उसे आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह का भी सवाल एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट है फियरलेस गवर्नेंस। ये एक पुस्तक है कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किरण बेदी। तो किरण बेदी फियरलेस गवर्नेंस के पुस्तक के लेखक हैं। और आपको किरण बेदी के बारे में पता होगा, ये भारत के प्रथम महिला आईपीएस बने थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक खुल्लम खुल्ला है। मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा एक्टर है जिनका आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी जो वो खुद से लिखे हैं, तो उसका शीर्षक है खुल्लम खुल्ला। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषि कपूर। तो याद रखना है ऋषि कपूर का जो ऑटोबायोग्राफी है मीन्स आत्मकथा, जिसका नाम है खुल्लम खुल्ला। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर वेरी सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी यानी साहित्य। तो याद रखना है साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अब यहाँ पर क्षेत्र पूछा है तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि जो लेटेस्ट में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो किनको मिला है, क्योंकि ये एक तरह का करंट अफेयर्स रहता है। तो पुरस्कार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार, अलग अलग पुरस्कार होता है, नोबेल पुरस्कार होता है। ये सब से भी सवाल कई एग्जाम में पूछा जाता है। ये सभी करंट अफेयर्स का एक हॉट टॉपिक होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है कि जहांगीर खान किस खेल से में प्रसिद्ध हैं। तो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है जहांगीर खान कि किस खेल से संबंधित हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्वैश। तो सवाल ऐसा भी पूछा जाता है कि जैसे कि व्यक्ति का नाम दिए पूछा जाता है और संबंधित खेल। तो यहाँ जैसे जहांगीर खान के बारे में पूछा गया है तो ये भी पूछा जा सकता है अदर प्लेयर के बारे में। अब सवाल उठता है कि बहुत सारा प्लेयर है और उससे संबंधित खेल कैसे याद रखेंगे। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जैसे कि जिस साल आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे 2024 में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 2023 और 2024 में जो भी प्लेयर वर्ल्ड लेवल पर या फिर इंडिया लेवल पर कुछ अच्छा प्रदर्शन करता है तो उनके बारे में ही मेनली सवाल पूछा जाता है। जैसे कि कोई अगर गेम हुआ है
ये 2 साल में 2023 और 2024 में, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पर गेम हुआ है या इंडिया लेवल पर गेम हुआ है, तो उसमें जो अच्छा प्रदर्शन करता है मेनली उसी से सवाल पूछा जाता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। तो पूछा जा रहा है कौन सा अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट है जो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विंबलडन। क्लियर है, याद रखना है विंबलडन जो टेनिस टूर्नामेंट है ये क्या है, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि चिकनगुनिया का कारण क्या है। चिकनगुनिया एक तरह का बीमारी है, इसका क्या कारण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वायरस। तो याद रखना है चिकनगुनिया वायरस से फैलता है और चिकनगुनिया का वाहक होता है मच्छर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई है। ये आपको पता होगा किडनी का जो मूल कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रिडियम है। क्लियर है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है। तो सवाल पूछा जा रहा है कि 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है, यानी ये कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नो टोबैको डे। तो याद रखना है कि 20 अगस्त को नो टोबैको डे मनाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की बोली जाने वाली साहित्यिक भाषाओं में सबसे पुरानी है। तो सवाल पूछा जा रहा है कि जो दक्षिण भारत की जो भाषा है उसमें सबसे प्राचीन कौन सी भाषा है, यानी सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिल भाषा। याद रखना है कि दक्षिण भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सा है, तमिल भाषा। जैसे कि ऑप्शन जितना भी है ये सभी दक्षिण भारत की भाषा है, लेकिन यहाँ सबसे पुरानी पूछा जा रहा था इसलिए आंसर होगा तमिल भाषा। क्लियर है। नेक्स्ट है कि एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी डैश के तहत पंजीकृत एक कंपनी है। तो सवाल पूछा जा रहा है जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होता है तो वो डैश के तहत पंजीकृत एक कंपनी होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंपनी एक्ट 1956, यानी कंपनी एक्ट 1956 के तहत जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होता है वो पंजीकृत होता है, रजिस्टर्ड होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर। तो याद रखना है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे सवाल अगर ये भी पूछता कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तब भी आंसर रविंद्रनाथ टैगोर ही होता। और यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में पूछ दिया है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आंसर तब भी होगा रविंद्रनाथ टैगोर। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है किस संस्थान ने तंबाकू जहर हमारे ग्रह, यानी ये शीर्षक है कि तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्षक से रिपोर्ट जारी की, यानी कौन सा संस्था जो है तंबाकू जहर हमारे ग्रह ये रिपोर्ट जारी किया। ये 2023 में पूछा गया तो उस समय करेंट अफेयर्स था। तो आप 2024 में एग्जाम देंगे तो इट में भी कि ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि समटाइम्स एक साल पहले का भी पूछ दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। तो याद रखना है तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्षक नाम से रिपोर्ट ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया था। क्लियर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल हैं, जो कि 2023 में पूछा गया है, 2024 में भी यही अभी प्रेजेंट में है। इसका आंसर होगा राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो याद रखना है कि अभी प्रेजेंट में भी और जिस समय ये पूछा गया था 2023 के एग्जाम में यानी पिछले साल, तो उस समय भी यही थे, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। क्लियर है। अभी प्रेजेंट में ये बिहार के गवर्नर हैं यानी राज्यपाल हैं।
नेक्स्ट है व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है कि डेविड ईस्टन। क्लियर है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। डेविड ईस्टन व्यवस्था विश्लेषण उपागम प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल में कौन सा देवता को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त था। तो सवाल पूछा जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता को प्रमुख स्थान प्राप्त था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रजापति। आपको पता होगा कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है ऋग वैदिक काल और एक होता है उत्तर वैदिक काल। तो उसी से यहाँ पर उत्तर वैदिक काल से सवाल पूछा गया है। ये प्राचीन भारत से मेनली सवाल है कि उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता का प्रमुख स्थान था। आंसर होगा प्रजापति। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ ये जो प्रीवियस ईयर बिहार बीएड का जो सीरीज चल रहा है, ये लास्ट वीडियो है, 2023 का ये वीडियो है। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि इससे पहले 2019, 2020, 2021 और 2022 का करंट अफेयर बिहार बीएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, या अभी ये लास्ट में यहाँ पर जहाँ पर मैं सर्किल कर रहा हूँ, यहाँ पर उसका मैं प्ले लिस्ट डाल दूँगा जो एंड स्क्रीन में आता है। वहाँ पे प्ले लिस्ट का नाम आएगा आपको बिहार एग्ज़ाम। तो उस प्ले लिस्ट से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद एक आप नोट्स बना लें कि किस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप कि इस तरह आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा होगा। और बाकी जो भी हॉट टॉपिक है उससे रिलेटेड मैं वीडियो डालता रहूँगा टाइम टू टाइम। इससे पहले जैसे कि हॉट टॉपिक जो प्रमुख संविधान संशोधन है उस पर वीडियो ऑलरेडी डाला जा चुका है, तो चैनल में आप जाकर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।